नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है पूजा द्विवेदी। हाल ही में हमने देखा कि तुलु लिपि को एक नई उपाधि दी गई है। तुलु लिपि को यूनिकोड मानक में जोड़ा गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अब इसका संचार आसान होगा। लिपि क्या है, भाषा क्या है, किस प्रकार से भारत में भाषाओं को देखा जाता है, भाषा और डायलेक्ट में क्या फ़र्क है, आज हम इन्हीं सब चीज़ों पे चर्चा करेंगे। यूनिकोड कंसोर्टियम ने अपनी नवीनतम संस्करण यूनिकोड 16 में तुलु लिपि को शामिल करने की घोषणा की है। इस अद्यतन से यूनिकोड मानक में 80 अक्षर जुड़ गए हैं, जो तुलु भाषी समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अधिकारियों ने कहा इस उपलब्धि की यात्रा 2001 में ही शुरू हो गई थी, जब यूनिकोड कंसोर्टियम ने एक सदस्य ने यूनिकोड में कन्नड़ लिपि को ठीक करने में मदद की थी। साथ ही साथ तुलु को भी इसमें शामिल करने की वकालत की है। मंगलुरु की बात करें तो मंगलुरु में तुलु अकादमी के साथ शुरुआती गलतफहमियों के बावजूद भविष्य के विकास के लिए आधार तैयार किया गया। शुरुआत में 3 तुलु विशेषज्ञों ने इस विषय पर काम किया, जिसमें तुलु विद्वान एस.ए. कृष्णैया भी शामिल थे। कृष्णैया ने बताया 2014 में तुलु विकिपीडिया बनाने के प्रयासों ने गति पकड़ी, जिसके परिणाम स्वरूप 6 अगस्त 2016 को इसे लॉन्च किया गया। 2017 में तुलु अकादमी ने तुलु यूनिकोड की आवश्यकता को पहचाना। तकनीकी मार्गदर्शन के साथ वर्णों को अंतिम रूप देने के लिए समिति बनाई गई। तिलारी लिपि के लिए एक और प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। व्यापक पत्राचार हुआ। उसके बाद साथ ही साथ लिपि को आधिकारिक तौर पर घर तुलु तिगालारी नाम से यूनिकोड में जोड़ा गया है। हालांकि तुलु अकादमी की सूची और अंतिम रूप से तैयार यूनिकोड संस्करण में मामूली ही अंतर है, लेकिन अधिकांश वर्णों को शामिल कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि विशेष रूप से तुलु लिपि में संस्कृत लिखने के लिए आवश्यक तुलु अंक और कुछ विशेषक चिन्ह जोड़े गए हैं। तो अगर हम तुलु की बात करें, तुलु का इतिहास, ये एक द्रविड़ भाषा है। मुख्य रूप से कर्नाटक के 2 तटीय क्षेत्रों में बोली जाती है, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी, तथा केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है। 2011 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार भारत में इतने तुलु भाषी लोग रहते हैं, 18 लाख से अधिक हैं। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि तुलु 2000 वर्षों के इतिहास के लेके रखने वाली सबसे प्रारंभिक द्रविड़ भाषाओं में से एक है। रॉबर्ट कैल्डवेल 1814 से 91 तक, इन्होंने अपनी पुस्तक ए कंपैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रविडियन या साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंग्वेज में तुलु को द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक कहा था। तुलु भाषियों की मांग वास्तव में एग्जैक्टली है कि देखो, मदर लैंग्वेज इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज इसमें ही आप अपनी आइडेंटिटी ढूंढते हैं। किसी भाषा को अगर आप इसमें आपने बचपन से कहानियाँ सुनी हैं, आपने सारी पढ़ाइयाँ की हैं, तो यहाँ आपकी आइडेंटिटी उससे जुड़ जाती है। तो अगर आपकी भाषा को एक प्रकार से एक्सेप्टेंस मिले तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा। और बहुत ही कम ऐसी भाषाएं हैं आज भारत में जो कि शुद्ध रूप से बोली जा रही हैं। इवन हिंदी में भी बहुत सारा अतिक्रमण हो चुका है अंग्रेज़ी भाषा का। आप आज तक पूरी तरह से हिंदी शायद नहीं बोल पाते होंगे। आज की हिंदी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम द हिंदी दैट वी यूज टू स्पीक 100 to 100 years ago। तो कंटिन्यूसली भाषा इवॉल्व होती रहती है, मॉडर्न भाषा, बट हमें एंशियंट भाषाएं, जो हमारे पौराणिक भाषाएं हैं, उनको भी संभाल के संरक्षित करके रखना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारी नॉलेज उसमें रहती है। अब जिस प्रकार से नॉलेज शुरू में दी गई थी, आज वो नॉलेज बिगड़ ना जाए, इसलिए एंशियंट या पौराणिक भाषाओं को रखना ज़रूरी है। तुलु भाषी मुख्य रूप से कर्नाटक और केरल में है। सरकारों में इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने और संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध भी कर रहे हैं। असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी, ऐसी 22 भाषाएं हैं। इस बार यूपीएससी के प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आया था कि कौन सी भाषा कब जोड़ी गई, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, जो वर्तमान में संविधान के 8वें अनुसूची में शामिल हैं। समकालीन दुनिया में किस प्रकार से तुलु काम कर रही है? कर्नाटक तुलु साहित्य अकेडमी के अध्यक्ष दयानंद जी कथल सर के अनुसार तुलु बोलने वाले लोग कर्नाटक और केरल के उपर्युक्त क्षेत्रों तक ही सीमित हैं, जिन्हें अनौपचारिक रूप से तुलुनाडु के नाम से जाना जाता है। जैसे तमिल भाषा है, तमिलनाडु के नाम से जाना जाता है, वैसे एक तुलुनाडु भी अनौपचारिक है। तुलु विद्वान ने कहा कि यूनिकोड मानक का हिस्सा बनने से तुलु वैश्विक मान्यता मिलेगी। अधिक सॉफ्टवेयर और अनुप्रयोग डेवलपर्स को स्क्रिप्ट का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे इसकी उपयोगिता और दृश्यता बढ़ेगी। आपको जान के हैरानी भी होगी
कि ऐश्वर्या राय की मदर टंग जो है वो तुलु भाषा ही है। इसके अलावा इससे तुलु भाषियों को स्थानीय और वैश्विक स्तर पर भी अपनी भाषा में अधिक प्रभावी और आत्मविश्वास से संवाद करने का मौका मिलेगा। यहाँ अनुमान लगाया जा रहा है कि दुनिया भर में 1.8 मिलियन से ज़्यादा लोग तुलु बोलते हैं। ज़्यादातर तुलु बोलने वाले लोग भारत के कर्नाटक और केरल में रहते हैं, तटीय क्षेत्रों में। ठीक है। इसके अलावा वर्तमान में अगर बात करें, तुलु में एक आधिकारिक भाषा के रूप में से नहीं देखा जाता है। तुलु को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए प्रयास हो रहा है, अभी तक नहीं है। अगर 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाता है तो तुलु को साहित्य अकादमी की मान्यता मिल जाएगी। इससे भाषा को संरक्षित करने में और सहायता मिलेगी। साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि यूपीएससी, जिसमें 8 शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से भाषा लेकर भी आप अपने कुछ पेपर्स दे सकते हैं, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। भाषा और लिपि में क्या अंतर है? देखो, भाषा विचारों को व्यक्त करने के लिए व्यवस्थित शब्दावली होती है, वहीं लिपि ध्वनियों को लिखने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चिन्हों का समूह होती है। तो यहाँ पे तुलु लिपि को शामिल किया गया है। भाषा को बोला, लिखा और सुना जा सकता है, वहीं लिपि में भौतिक साधनों जैसे कागज़ और कलम की ज़रूरत होती है, जैसे हमारी हिंदी की देवनागरी लिपि होती है। इसके अलावा भाषा की इकाई अक्षर होती है, जबकि लिपि की इकाई वर्ण होती है। एक ही अक्षर को अलग अलग लिपियों में अलग अलग वर्णों के रूप में लिखा जाता है। किसी भाषा को उसकी सामान्य लिपि से दूसरी लिपि में लिखने वाले लिप्यंतरण कहते हैं। लिपि भाषा को स्थायित्व प्रदान करती है। दुनिया की सभी भाषाओं को थोड़ा सा बदलाव करके भी सभी लिपियों में लिखा जा सकता है। भाषा और बोली में क्या अंतर है? यानी कि भाषा सेम हो सकती है, डायलेक्ट बदलती है ना। तो डायलेक्ट इज़ अ वे ऑफ स्पीकिंग। दोनों में क्या अंतर है? भाषा शब्द अधिक सामान्य है, जबकि बोली शब्द का इस्तेमाल किसी भाषा के किसी खास रूप के लिए किया जाता है। अगर मानिए तो बोलते हैं ना, हर 10 किलोमीटर में बोली बदलती है, डायलेक्ट चेंज होती है, भाषा वही रहती है। भाषा में लिखित और मौखिक दोनों रूप होते हैं, जबकि बोली केवल और केवल मौखिक होती है, उसकी कोई अलग से लिपि नहीं होती है। भाषा का इस्तेमाल समाज के सभी औपचारिक कामों के लिए किया जाता है। बोली का ज़्यादातर रोज़मर्रा के कामकाजों के लिए किया जाता है। भाषा में व्याकरण होता है, जबकि बोली में ऐसा कुछ भी नहीं है। भाषा की लिपि होती है, जबकि बोली में नहीं है। भाषा व्यापक होती है, बोली सिर्फ क्षेत्रीय होती है। भाषा में व्यापकता, सार्वभौमिकता, एक रूपता होती है, जबकि बोली की बात करें तो यहाँ पे स्थानीय रूप से ये भिन्न होती जाती है। भाषा का विकास लोगों के पारस्परिक संपर्क से होता है। जब संपर्क की दूरी बढ़ती है तो मूल्यों का भेद भी बढ़ जाता है, जबकि संपर्क बढ़ता है तो बोलियों की दक्षता में कमी आती है और भाषा का विस्तार होता है। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में हमारे पास 22 भाषाएं हैं। ठीक है। कुछ मूल रूप से जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब से हैं, कुछ बाद में धीरे धीरे ऐड की गई हैं। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से अनुच्छेद 351 तक आधिकारिक भाषाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 8वीं अनुसूची से संबंधित संवैधानिक प्रावधान है अनुच्छेद 344। इसमें संविधान के प्रारंभ से 5 वर्ष की समाप्ति की तक राष्ट्रपति द्वारा एक आयोग का गठन करना होगा, इसका प्रावधान दिया था। अनुच्छेद 351, इसके तहत हिंदी भाषा के विकास हेतु इसका प्रसार करने के संबंध में प्रावधान दिए गए हैं। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषाएं, वो मैंने आपको शुरू में ही बता दी थी। ठीक है। तो अनुच्छेद 344(1) तथा 351 में 8वीं अनुसूची से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें प्रावधानों की, अनुच्छेद 344(1) में यह प्रावधान दिया गया है कि राष्ट्रपति संविधान लागू होने के 5 वर्ष पश्चात तक, उसके बाद पुनः 10 वर्ष की समाप्ति पर एक आयोग का गठन करेंगे। इस प्रावधान के अनुसार वर्ष 1955 में राष्ट्रपति द्वारा बीजी खेर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया था। इसने वर्ष 1956 में अपनी रिपोर्ट दी। संविधान के अनुच्छेद 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि हिंदी भाषा का प्रसार का बढ़ावा दे। मतलब हिंदी हमारी राष्ट्रीय भाषा नहीं है, पर हमारी राजभाषा है, ये आपको याद रखना है। यानी कि ज़्यादातर जो औपचारिक काम होते हैं वो हिंदी में होने चाहिए और इंग्लिश में होने चाहिए। पर लिंगुआ फ्रैंका एक शब्द होता है, लिंगुआ फ्रैंका। लिंगुआ फ्रैंका की बात करते हैं, यानी कि एक ब्रिज लैंग्वेज। आप कन्नड़ बोलें, कोई आपका दोस्त है वो तमिल बोले, दोनों कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो एक ब्रिज लैंग्वेज रखनी पड़ेगी जो दोनों भाषाओं को जोड़ेगी। ब्रिज लैंग्वेज
हमारे संविधान में लिखा हुआ है अनुच्छेद 351 के तहत कि हिंदी को बढ़ावा देना है, ना कि अंग्रेजी को। इसके अलावा वर्तमान में संविधान के 8वें अनुसूची में 22 है, इसमें 14 भाषाओं को मूल संविधान में शामिल किया गया था। बाद में वर्ष 1967 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषाई और माफ़ कीजिएगा मणिपुरी भाषाई, इसके अलावा वर्ष 1992 में अलग भाषाएं भी आई हैं। इसके पश्चात वर्ष 2004 में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को जोड़ा गया था। 8वीं अनुसूची में किसी भाषा को शामिल करने के लिए कोई निश्चित मानदंड नहीं है कि ये चीज़ें फुलफिल होंगी तभी हम इसको जोड़ेंगे। जनगणना निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। देश के आधिकारिक भाषाएं हैं ये। इसके अलावा देश में 100 से अधिक गैर सूचीबद्ध भाषाएं भी हैं। इनके अतिरिक्त देश भर में 31 अन्य भाषाएं भी हैं जिनमें विभिन्न राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश द्वारा आधिकारिक भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। जनगणना के आंकड़ों के अतिरिक्त देश में 1665 भाषाएं तार्किक रूप से मातृभाषा है, जबकि 234 अन्य मातृभाषाओं की पहचान की गई है। भाषाई आधार पर राज्य गठन हेतु बने समितियां के सुझाव के बाद पूरे देश में राज्यों का पुनर्गठन हुआ, जिसमें मद्रास प्रेसिडेंसी को अलग आंध्र राज्य बनाने की मांग सबसे पहले थी। अक्टूबर 1952 में पोट्टी श्रीरामुलु की आमरण अनशन के चलते मृत्यु हो गई। इसके बाद हिंसा के कारण सरकार को 1953 में आंध्र प्रदेश के रूप में नया राज्य बनाना पड़ा। इसके बाद देश के अन्य क्षेत्रों में भी भाषाई आधार पर राज्यों की मांग और जोर पकड़ने लगी। उसके कारण 1956 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना हुई। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 1956 में पारित राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा भाषाई आधार पर 14 राज्यों तथा केंद्र शासित 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। 1960 के बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत महाराष्ट्र और गुजरात का निर्माण हुआ। इसका परिणाम संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन और महागुजरात आंदोलन जैसे आंदोलनों से हुआ। पंजाबी सूबा आंदोलन ने पंजाबी भाषा के लोगों के लिए एक अलग राज्य की वकालत की। 1966 के पंजाब पुनर्गठन अधिनियम के तहत पंजाब, सिखों और पंजाबी भाषा के लिए और हरियाणा का निर्माण किया गया। चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। इसके अलावा आप क्वेश्चन देख लेते हैं इससे संबंधित। संविधान के 8वें अनुसूची के संदर्भ में निम्न कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 344(1) तथा 351 के 8वें अनुसूची में संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। 351 के अनुसार संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा के प्रसार को बढ़ावा देंगे। तो आपको बताना होगा कौन सा कथन सत्य है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, स्टे अपडेटेड।